सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयास पे। हम आज फिर लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम कुछ पोर्शन कवर किए हैं और कुछ पोर्शन जो रह गया है उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले के जो हमने कवर कराए हैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और आगे जैसे जैसे हम कवर कराएंगे वैसे वैसे आपकी समझ विकसित होगी और आपको समझ में आएगा। जो इसके पहले हमने कराया था उसमें यही बताया था कि संविधान क्या और कैसे। ठीक है, कि संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है। तो उसको हम उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि एक समाज जो है, समाज में लोग जो होते हैं उन लोग के लिए कैसे नियमावली होनी चाहिए, लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिल कर के रहेंगे ताकि कोई मतभेद ना हो। इसके लिए हमने तमाम उदाहरण देकर के समझाए थे, और इसमें भी हम जो भी चीज़ें हैं इसको हम समझाएंगे। संविधान कैसे बना, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान आखिर किसी देश के लिए क्यों जरूरी है, अगर जहाँ संविधान नहीं है वहाँ कैसे कार्य होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आज देखेंगे। आप धैर्य बनाए रखिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएगा। बस पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान के मौलिक प्रावधान। जो एक संविधान होता है उसके मौलिक प्रावधान क्या है। ठीक है, तो एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संविधान या कोई नियमावली हो, अगर किसी समाज में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका उत्पीड़न अगर बहुसंख्यक लोग कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई संविधान देता है या कोई नियम किसी समाज में बन जाता है तो ये बहुत दिन तक नहीं चलता है और ये सही भी नहीं है। ठीक है, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। सही बात है, जब बहुसंख्यक उसका पालन नहीं कर रहा है या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक द्वारा सताया जा रहा है, तो अल्पसंख्यक बाध्य हो जाएगा कि उसको वो पालन न करे। ठीक है, कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता के निष्ठा मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ विशेष लोगों को अगर सुविधाएं देता है संविधान या कुछ विशेष वर्ग को टारगेट करके कोई नियम कानून बनता है, तो फिर जो है जनता में क्या होगा, एक जनता रुष्ट होगी, जनता उस बात को नहीं मानेगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं हो रहा है। जैसे आपके समाज का ही उदाहरण ले लेते हैं कि समाज का कोई ऐसा तबका है जिसको ये महसूस हो रहा है कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है या उसकी बात को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान मानने का कोई कारण नहीं है। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। ठीक है, संविधान जो भी बनता है सॉरी, तो उसको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जो भी चीज होगा आपके हित में होगा। ठीक है, किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी ऐसे लोगों के लिए कुछ नियम या नियमावली नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं ये नेपाल के संविधान के विवाद का, संविधान निर्माण का विवाद। देखिए, नेपाल में जब संविधान बना, कैसे कैसे बना, कैसे कैसे क्या हुआ, इसको हम समझेंगे। इसमें संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। संविधान तो बनाना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। नेपाल को हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। वहां पे कैसे कैसे
विवाद हुए संविधान बनाने को लेकर के। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, 1948, 1951, 1959 और 1962 और 1990। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। संविधान तो यहाँ पे बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद भी राजतंत्र वहां पे था। लोकतंत्र हुआ, लेकिन वहां पे अंतिम शक्ति किसके पास थी? वहां का जो नरेश था, वहां का जो राजा था, उसके पास थी। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। देखिए, वहाँ पे नेपाल की बात हो रही है। यहाँ पे जो नेपाल का संविधान बनना था, नेपाल का जो संविधान जब बन रहा था, उस समय जो विवाद थे, वहाँ की बात हो रही है। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये दिया है प्रश्न के रूप में, आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं को यह प्रश्न, अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। ये अपने से सोचना है। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। किसी भी संविधान की, किसी भी देश की संविधान की बात कर लें तो वो अगर नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता और निजता की गारंटी जितनी अधिक लेगा, उतना अधिक वो सफल है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। आगे देखते हैं संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां न दी जाएं, सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी शक्तियां रहें, ताकि कोई अगर सोचे भी संविधान को नष्ट करने के लिए तो पीछे से वो आए और कहे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो रोके। ठीक है, इसलिए सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। ठीक है, ये संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये बटा हुआ है। ऐसे कई संस्थाएं हैं जो बटी हुई हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसे उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है।
चेक एंड बैलेंस, यही है, और उधर संतुलन। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में भी इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ सॉरी अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। देखिए, ज्यादा लचीला होना भी संविधान का ठीक नहीं है और ज्यादा कठोर होना भी ठीक नहीं है। तो भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधान एक जीवन दस्तावेज में महसूस करेंगे। मतलब इसमें 9वां अध्याय जो पढ़ेंगे उसमें बात हो रही है, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा या जनता का आदर प्राप्त करेगा। ठीक है। इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। देखिए, शक्तियां सबको दे दी गई है, तो कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक संस्था उसको नष्ट नहीं कर सकती है। देखिए, ये प्रश्न बन रहा है, अतः यह पता लगाने के लिए क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न क्या है इसको भी हम बता दे रहे हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? ठीक है। और तीसरा है, क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है, इस पुस्तक का अंतिम अध्याय में मिल जाएगा। ये मतलब प्रश्न बन रहा है, या प्रश्न आप अपने मन में ऐसा सोच सकते हैं। कार्टून बनाने वाले ने नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल क्यों कहा? इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना। जो भारत का संविधान है वो कैसे बना, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान कैसे बना? औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी के तहत जो है संविधान सभा बना था। ठीक है। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत व रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थीं। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने
अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है। उस समय भी क्या हुए, चुनाव हुए और सदस्य बनाए गए। ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं भीमराव अंबेडकर क्या चाहते हैं, क्या बोले हैं। उनका ये है, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता है जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, हम देखेंगे कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है। इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है, ये तीनों एक संयुक्त रूप है। ठीक है। ये किसी एक चीज को अगर छोड़ दिया जाए, अगर किसी का स्वतंत्रता हटा दिया जाए या समता में भेदभाव किया जाए या बंधुता, कोई एक चीज अगर हटा दिया तो मतलब लोकतंत्र विफल होगा। ये भीमराव अंबेडकर कहते हैं। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत बल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। इन्होंने बता दिया है कि स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जाएगा तो क्या होगा, समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों को अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता। जैसे समता का मतलब क्या होता है, जैसे जो एकदम गरीब तबका है, जो एकदम समाज का पिछला व्यक्ति है, उसके उत्थान के बारे में सोचना, उसको पिछड़े से मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम है वो समता है एक तरह से। जैसे मान लीजिए समता और समानता की अगर हम बात कर लें तो समानता का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है जो बंटवारा हो रहा है तो वो एकदम बराबर हो जाएगा। जैसे 5 लोग हैं तो 5 रुपया, एक एक रुपया सबको दे दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वही है समता की अगर हम बात करें तो समता में क्या है, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी दिया जाएगा। किसी को अगर 1 रुपये की जरूरत है 1 रुपये, किसी को 2 रुपये की जरूरत है तो उसको भी मतलब मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम है ये इसमें होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा का स्वरूप। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। ठीक है। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार उस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया।
सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपरी बताई गई, विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उससे 82% सीटें प्राप्त थीं। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। ठीक है, अब देखिए, ये पूछ रही हैं क्या, यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई है? इनके कहने का मतलब यह है कि जैसे सभी लोगों द्वारा, मतलब जैसे आम चुनाव होते हैं, वैसे करके अगर संविधान सभा बनाया जाता तो क्या होता। ठीक है, संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा के लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सत्ता के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ठीक है, उन लोगों में आपसी मतभेद होते थे, लेकिन फिर भी वो लोग आपस में अपना सामंजस्य बैठा लेते थे और देश हित की जब बात आती थी तो वो इकट्ठा हो जाते थे, अपनी अपनी विचार रखते थे और कुछ ऐसा मतलब नहीं करते थे जिससे कोई देश के लिए अहित हो। तो इससे भी एक हम लोग को सीख मिलती है कि हम लोग भी, या आप लोग जितने लोग हैं, एक ऐसा सीख मिल रहा है कि मतलब हम लोग कुछ ऐसा न करें कि जो देश में अहित हो जिससे। ठीक है, लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है या अपने राष्ट्र की बात आती है तो हम लोग को एक होना पड़ेगा। विचार अलग सबके हैं, रखिए अलग विचार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ देश की बात है, जहाँ राष्ट्र की बात है, वहाँ विचारों को साइड करिए और राष्ट्र को सर्वोपरि करिए। ठीक है, इससे हमें ये सीख मिलती है, सीखना चाहिए। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत। ठीक है, यहाँ पे अभी ये सवाल हो रहा था कि यहाँ की जो शासन प्रणाली है केंद्रीकृत हो या विकेंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का मतलब कि पूरा पावर जो है केंद्र को दे दिया जाए या राज्यों को भी दिया जाए। ठीक है, इसकी बात यहाँ पे चल रही थी। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, राज्य और केंद्र के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनकी क्या शक्तियां होनी चाहिए, इस पे भी विचार विमर्श चल रहा था। क्या संविधान के संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, इसमें यह भी चल रहा था कि संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ये उस समय विचार विमर्श चल रहा था। और आप देखेंगे कि कुछ समय तक जो हमारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार भी था, लेकिन बाद में उसको हटा भी दिया गया। और जो संविधान सभा में सदस्य था बाकायदे, वो उन्हीं के समय में ये संपत्ति का अधिकार आया भी और उन्हीं के समय में हटाया भी गया, क्योंकि उनको बाद में ऐसा लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो इसलिए हटा भी दिया गया। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। सोचिए कि वो लोग कितने दूरदृष्टा थे, जो उस समय आगे की बात सोच करके और वो उस चीज को उसमें लिखना था ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको फॉलो कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से उसको मान सके, उसको विश्वास दिलाना था जनता को, ताकि उसे किसी प्रकार की भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। देखिए, वहाँ जो चीज़ भी संविधान में आज हम लोग देख पा रहे हैं, तो उसको वहाँ लाना या वहाँ पे वर्णित जो भी वर्णन है उसका जो भी लिखा गया है,
तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं वो चीज़ें आसानी से हो गई होंगी, लेकिन आसान नहीं था उस समय भी, क्योंकि उस समय भी अपने अपने लोगों के विचार थे, लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, और आज भी लोगों के अपने अपने विचार हैं। तो जाहिर सी बात है उस समय भी कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, पर सब चीज़ को देखते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए उसको वहाँ पे लिखा गया। और लेकिन इसमें ये भी चीज़ दिया गया कि एक प्रावधान ऐसा था जिसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ। बाकी मैटर पे तो हुआ, लेकिन इस पे नहीं हुआ। वो क्या था कि सार्वभौमिक मताधिकार, जो हम लोग 18 वर्ष के होने के बाद वोट देने जाते हैं, वही सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है। धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। जो वोट देने का अधिकार है वो, उस पर किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं हुआ, और उस पर कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ, उसको लागू कर दिया गया, मतलब उसमें लिख दिया गया। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। देखिए, हमने आपको बताया कि जो भी चीज़ें उस पे हैं उसका उस समय पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। तो ऐसे उस समय विचार विमर्श करने के बाद, वाद विवाद होने के बाद उसको संविधान में लिखा गया। इस संविधान की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और कुछ नहीं हो सकता है। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है, और हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई। देखिए, उसमें जो भी चीज़ था उस पर तर्क वितर्क हुआ। आज भी लोग अपना तर्क वितर्क, अपनी सोच के पक्ष में विपक्ष में सब अपनी चीज को उस समय भी रखे। और आज भी देखते होंगे आप लोग, कभी कभी जैसे पार्लियामेंट में बहस जब होती है, कोई बिल आता है तो उसमें पक्ष विपक्ष रखा जाता है, उस समय भी हुआ होगा। और यह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से है। ठीक है। संविधान सभा को की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 प्रमुख कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ऐसे लोग ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। देखिए, वो लोग भी थे, लेकिन उनके विचार जो है अलग अलग थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, ये कांग्रेस के और महात्मा गांधी के आलोचना करते थे, और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। ठीक है, उनका अपना विचार था, वो अपने तरीके से सोचते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। विचार अलग अलग होने के बाद भी, अब विचार से असहमत होने के बाद भी इन्होंने मिल करके काम किया देश हित के लिए, देश के लिए। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित के समूह के पक्ष में न हो। ठीक है। कई प्रावधान पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 माह की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली।
इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति बी.आर. अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। अब यहाँ पे अम्बेडकर जी का जो विचार है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार है, नहीं राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो विचार है, उन्होंने क्या बोला, कहा है, जैसा मैंने महसूस किया शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा है, उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। देश की कृतज्ञता के पात्र तो सभी लोग हैं, जितने लोग संविधान सभा के सदस्य थे, जितने लोग संविधान सभा में भाग लिए थे और जितने लोग देश को आज़ाद कराने में भाग लिए थे, उन सभी लोग के कृतज्ञ तो हम आज भी हैं। हम सभी लोग हैं। हम लोग कभी उन लोग की भरपाई नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्र आंदोलनकारी के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान ने मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। ठीक है। अब इन जो है इनका सवाल है कि यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती है तो क्या होता, हमें 1957 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता, क्या तब बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता। अब इनके मन में सवाल आ रहा है कि अगर हम 1937 में ही आज़ाद हो गए रहते तो क्या होता, अगर 1957 में होते तो क्या होता। ठीक है। तो संस्थागत व्यवस्थाएं, संविधान को प्रभावी बनाने का इनका भी उत्तर यही मिल जाएगा। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार को सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा के शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। अब इसमें हम देखते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू ने लेके आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उसका बिंदु था। ठीक है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया। जाहिर सी बात है कि कोई भी है, अगर कहीं कुछ अच्छा दिख रहा है तो सीखने में क्या जाता है, किसी का अच्छा गुण, किसी की अच्छी आदत, ये सीखने में क्या जाता है, कोई भी है अच्छा ही सीखना चाहता है, किसी अच्छे आदमी को ही फॉलो करता है। तो इसी प्रकार उस समय के जो संविधान निर्माता थे वो लोग भी कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनको जो ठीक लगा वो अपने यहाँ लागू किया, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल हिचक नहीं की दूसरे देशों के संविधान से कुछ ग्रहण करने में। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी एक ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उनके विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और अपना बना लिया। बताया आपको कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी परिवार है, कोई भी जैसे किसी के, सबके अपने अपने रोल मॉडल रहते हैं, तो लोग अब अच्छी आदत सीख के अपने जीवन में उतारना कोई गलत नहीं है। ठीक है। अब ये महाशय क्या बोल रहे हैं, क्या यह संविधान उधार का था? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ उधार भी न लिया गया हो? इनका भी उत्तर अभी नीचे मिल जाएगा। ठीक है। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व, जैसे ये भीमराव अंबेडकर का विचार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये विचार है, वो क्या बोल रहे हैं, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके।
ठीक है, ये संविधान सभा में जब चर्चा हो रहा है तब क्या है ये, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो हम लोग ब्रिटिश संविधान से क्या लिए हैं? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। आज भी हमारे देश में देखते हैं कि जो सबसे अधिक मत पाता है वो जीत उसी की होती है। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, जो ब्रिटेन का संविधान है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये याद रखने की चीज है, इसको याद रखना चाहिए। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, जिसको हम पहले पढ़े हैं। इसका मतलब क्या होता है और ये तीनों जो है कैसे संयुक्त रूप है, तीनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान, एक अर्ध न्याय संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, इतनी चीजें अन्य देशों से ली गई हैं। बाकी साउथ अफ्रीका से देखिए तो संशोधन की व्यवस्था ली गई है। तो कई चीजें हैं जो लिया, जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है। तो इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। पूरा ये लास्ट कंक्लूजन क्या निकला पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर ले तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला इसको हम देखते हैं। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवन सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए हैं। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया है। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखे। ठीक है, और बाकी चीज आप आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला, संविधान क्या और कैसे था, एनसीईआरटी क्लास 11 का पॉलिटी का, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे क्लास 11th का ही चैप्टर 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते चलें। ठीक है, सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।